नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल से एसएससी एमटीएस की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल है आपका 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से जो है कल एसएससी की जो है परीक्षा वो शुरू होने वाली एमटीएस की। तो कल जिन जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। इसमें टोटल हम 50 इंपॉर्टेंट जीए के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे तथा ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके एमटीएस की परीक्षा के लिए। तो कल अगर आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देख कर जाइएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा फुटबॉल का, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपके एग्जाम में जो है खेल और उसके आयोजन से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है। इसकी एक लिस्टिंग मैंने आगे अपलोड की हुई है, तो उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप होगा यह किया जाएगा आयोजन कतर में, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। 2022 के फीफा विश्व कप की जो मेजबानी है कतर करेगा। इसके अलावा ये लिस्टिंग आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। इस लिस्टिंग से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आगामी आयोजनों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 2022 के आपके राष्ट्रमंडल खेल होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। आपके 2022 के एशियाई खेल होंगे हांगजू चीन में। एशियाई खेल 20वें आपके 2026 के नगोया जापान में होंगे। इसके अलावा आपका जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक खेल था यह कहाँ टोक्यो में आयोजित किया गया, यानी कि 2020 का जो आपका ओलंपिक खेल था यह टोक्यो में आयोजित किया गया। इसके अलावा 2000 आपका अगला 24 का होगा पेरिस में ओलंपिक खेल। उसके अलावा 2028 का आपका होगा लॉस एंजलिस में होगा। और इसके अलावा आपका जो 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा वो होगा आपका ब्रिस्बेन में। तो चारों आयोजन आपको याद रखना है। 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे 2022 के बीजिंग चीन में। 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे आपके मेघालय भारत में। आईसीसी का जो अगला विश्व कप होने वाला 2023 का भारत में आयोजित किया जाएगा। और 2027 का जो आईसीसी का क्रिकेट विश्व कप होगा वह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। यह पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है। भारत में सांख्यिकी के जो जनक कहे जाते हैं पीसी महालनोबिस, इनका जो बर्थडे होता है भारत में 29 जून को मनाते हैं सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है तथा इन्हीं का जो जन्म दिवस होता है 29 जून, इसको हम भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस, इसे भी आप याद रखिएगा। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो मैंने आपको अभी बताया है 2032 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे इनका आयोजन किया जाएगा ब्रिस्बेन में। वहीं 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा लॉस एंजलिस में। उसके अलावा 2000 आपका जो 24 का ग्रीष्मकालीन खेल होगा वो होगा आपका पेरिस में। और हाल ही में 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था इसका आयोजन किया गया टोक्यो में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलोर में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं के सिवन तथा इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसरो के अलावा एक और इंपॉर्टेंट संगठन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, DRDO। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। DRDO को हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तथा DRDO का कई बार मोटो भी पूछ लिया जाता है, यानी कि जिसका जो ध्येय वाक्य DRDO का क्या है, तो यह है वलस्य मूल विज्ञानम। तो ये ध्येय वाक्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा DRDO के प्रमुख कौन है, तो DRDO के प्रमुख वर्तमान में है जी सतीश रेड्डी। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो DRDO है यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ओलंपिक खेलों की बात की थी। तो ओलंपिक खेल 2020 के जो आयोजित किए गए इसमें भारत के द्वारा टोटल 7 मेडल जीते गए, जिनमें से 1 मेडल था आपका गोल्ड का। 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता। 2 रजत पदक जीता गया मीराबाई चानू और रवि दहिया के द्वारा। और 4 कांस्य पदक जीते भारत ने। तो ये पदक तालिका भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जब ओपनिंग सेरेमनी थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक की, तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन था, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और मैरी कॉम, ये 2 लोग थे ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी के। और जब
क्लोजिंग सेरेमनी थी टोक्यो ओलंपिक, इसमें भारतीय ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है देख लीजिए। अब बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू किया गया था? तो बंगाल विभाजन आपका था 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कर्जन था इस समय गवर्नर जनरल, इसी के द्वारा जो है, सॉरी वायसराय था इस समय, अब तक गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया था। तो इस समय वायसराय था भारत का लॉर्ड कर्जन, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 का जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गुप्त काल का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। विष्णुगुप्त जो था यह गुप्त काल का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि हमारे संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में टोटल 11 हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तथा इनसे जुड़ा कौन सा संविधान संशोधन है? तो 76वां जो संविधान संशोधन किया गया था, 76 जो अमेंडमेंट किया गया था, सॉरी यहाँ पे 42वां होगा, गलती से 76वां निकल गया। 42वां जो संविधान संशोधन आपका किया गया था 1976 वर्ष था आपका 1976। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 का, इसी के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया था। तथा कौन सी समिति से मूल कर्तव्यों से रिलेटेड? तो स्वर्ण सिंह समिति से भी आप याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया था। तथा कौन से भाग में मूल कर्तव्यों को रखा गया? तो हमारे संविधान का जो भाग 4 क है, आप याद रखिएगा, हमारे संविधान का भाग 4 क है, इसी के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। मूल कर्तव्यों को कौन से भाग में रखा गया? भाग 4 क में रखा गया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A यानी कि आर्टिकल 51 क है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तथा कौन सी समिति थी? तो समिति थी आपकी कौन सी? तो स्वर्ण सिंह समिति। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश को सोयाबीन एवं चाय की जन्मभूमि कहा जाता है? तो सोयाबीन एवं चाय की जन्मभूमि हम कहते हैं चीन को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, चीन को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किम्बर्ले और प्रिटोरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो किम्बर्ले और प्रिटोरिया प्रसिद्ध है हीरा उत्पादन के लिए। यहाँ के हीरा की खाने यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट स्थल आपको मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका के, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्थल हैं हीरा की खानों के। तो इनका नाम है किम्बर्ले और प्रिटोरिया। ये फेमस है आपके हीरा उत्पादन के लिए। ये साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? तो मनीला में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ पे आपको मिलेगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फुटबॉल। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो जो स्वराज पार्टी थी आपकी, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। तो इसे आपको ध्यान रखना, जनवरी 1923। एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद रखना हो तो इसे आप याद रख सकते हैं। एक आपका जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वराज पार्टी का गठन किया था C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, C.R. दास जो थे इसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री थे। फैक्ट आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कौन सा है? तो इसमें से तीनों, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके रॉकेट प्रक्षेपण पैड हैं भारत के। तो इसे आप याद रखिएगा, इसरो की तरह यहीं से जो है रॉकेट को लॉन्च किया था इन तीनों जगहों से, आपको ध्यान में रखना है। आपको बताएं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं पेडोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, पेडोलॉजी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है भारत में, उसको मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो कब मनाते हैं हम? तो 31 अक्टूबर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो विश्व का पहला कैशलेस देश आपको मिलेगा स्वीडन, यानी कि ऑप्शन आपका सी 100% सही है, स्वीडन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक में क्या परिवर्तन आएगा?
तो मान लीजिए बर्फ जो है, बर्फ का अगर हम दाब यानी कि प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसका जो गलनांक है वह घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो जो सफ़ेद कपड़े होती है उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी कारण से जो है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि ये उष्मा को अपने अंदर ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं, जिस कारण से हमें गर्मी का अनुभव जो है कम होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, तो आपको बताना है कि चमगादड़ों को अंधेरे में उड़ने में उनकी सहायता कौन करता है? तो चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं तो अंधेरे में उड़ने में उनकी सहायता करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है थोरियम से, बॉक्साइट से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, बॉक्साइट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा और पास्कल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, उसकी सीमा आपसे पूछी जाए किस प्रकाश के मध्य होती है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है इसकी सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनामो, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनामो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी? तो रक्त समूह की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान में रखिएगा, रक्त समूह की खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। टोटल कितने रक्त समूह हैं? टोटल 4 रक्त समूह होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, तथा जिसमें से ओ रक्त समूह होता है इसको सर्वदाता कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं ओ रक्त समूह को, और ए बी को कहते हैं हम ग्राही। सर्वग्राही कौन सा होता है रक्त समूह? तो आपका ए बी हो जाएगा। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किसके मध्य? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। तो इसे आप याद रखिएगा। इस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी इस युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो बक्सर का युद्ध था इसको लड़ा गया था, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, 22 अक्टूबर सन 1764। तो ये डेट आपको याद रखनी है, भूलने नहीं है। जो आपका बक्सर का युद्ध था इसको लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तथा बक्सर के युद्ध के समय आपका अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति आपका था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो जो था यह अंग्रेजी सेनापति था बक्सर के युद्ध के समय। तथा बक्सर का युद्ध जो था यह 3 सेनाओं की तरह मिलकर आ गया था भारत की। कौन कौन सी? तो पहली सेना थी बंगाल का नवाब हो गया, इसके अलावा आपका हो गया अवध का नवाब, और इसके अलावा आपका था मुगल सम्राट, यानी कि अवध का जो नवाब आपका था सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। इस समय अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो, तथा इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो दोनों आपको याद रखना, प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज जीते थे और बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? तो पेशवा शिवाजी के प्रशासन में हम कहते थे प्रधानमंत्री को, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म आपसे पूछी जा रही है। तो भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म थी किसान कन्या, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, किसान कन्या। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसकी शुरुआत आपकी की गई थी, आप एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 1942 में। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह जो आंदोलन था इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो आप तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी थे इन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है?
तो टर्की को यूरोप का हम मरीज कहते हैं, इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। अंकारा जो है टर्की की राजधानी है तथा जो है यूरोप का मरीज हम टर्की को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था होती है आईसीसी, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं, ये वर्तमान में आईसीसी के प्रमुख हैं। तथा सौरव गांगुली कौन है? तो सौरव गांगुली आपके बीसीसीआई के प्रमुख है। भारत की जो सर्वोच्च भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है इसके प्रमुख हैं बीसीसीआई के सौरव गांगुली। और जय शाह जो हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख हैं। तीनों के बारे में आपको याद रखना है। आपको बताना है भारत के द्वारा जो है किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो आपका 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है इसकी मेजबानी करेगा भारत, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जगह 2023। यहाँ पे मैंने सभी G20 सम्मेलनों को लिख दिया है। और 2019 का G20 सम्मेलन आपका हुआ था जापान के ओसाका शहर में। 2020 का हुआ था सऊदी अरब के रियाद में। 2021 का अभी प्रस्तावित है, होगा अक्टूबर महीने में, आपका इटली के रोम में होगा। 2022 का भी होगा इंडोनेशिया में, बाली में। 2023 का आपका इंडिया में होगा और 2024 का आपका होगा ब्राज़ील में। तो ये सारे आयोजन आपको याद रखने, कुछ भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसका आंसर आपको मैंने बता दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश था आपका लग्जमबर्ग, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में धौलावीरा को भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह लेटेस्ट करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न है। तो धौलावीरा आपको कहाँ पे मिलेगा? तो धौलावीरा आपको मिलेगा गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ? तो गुजरात के कच्छ जिले में आपको मिलेगा धौलावीरा। तथा यह हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण नगर है। तो इसी को जो है हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, भारत का 40वां। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, धौलावीरा का खोज किसने किया था? जेपी जोशी, जगपति जोशी के द्वारा। इसे भी आप याद रखिएगा, जगपति जोशी के द्वारा धौलावीरा की खोज की गई थी। तो इसे आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कि जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है किन दो देशों के मध्य आयोजित की जाती है? तो भारत और अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के मध्य जो है वज्र प्रहार युद्ध एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के मध्य 3 अन्य इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जाती हैं, जैसे आपका वज्र प्रहार हो गया, इसके अलावा आपका हो गया युद्ध अभ्यास भी एक होता है, एक होता है आपका कोप इंडिया हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका टाइगर ट्रायम्फ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जाती हैं भारत और अमेरिका के मध्य। 3 चारों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आई एम एंड आई विल निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी? तो आपका जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम थी आई एम एंड आई विल। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस आपका होता है 5 जून को, आर्द्र भूमि दिवस होता है आपका 2 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। वहीं अगर राष्ट्रीय आपसे पूछ ले, ये तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त हो गया। वहीं नेशनल यूथ डे कब होता है? तो 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, या स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है। आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका में, तो मलेशिया में। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, मलेशिया में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है, यानी कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल मिश्र धातु होती है आपकी तांबा और जस्ता की, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके माध्यम से ट्रैक किए जा सकते हैं? तो इनको ट्रैक किया जा सकता है और डॉपलर प्रभाव की सहायता से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी?
तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से, आप इसे याद रखिएगा, भारत में जो नियमित जनगणना थी यानी कि रेगुलर बेसिस पर जो जनगणना थी उसकी शुरुआत 1881 में की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि भारत का जो ग्रामीण बैंक है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं, यह अस्तित्व में कब आया था? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई सन 1982 को। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, 12 जुलाई सन 82 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी? यानी कि उस आपको एयरलाइंस का नाम बताना जिसके द्वारा भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी गई। तो इस एयरलाइन का नाम था स्पाइस जेट, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, स्पाइस जेट। अगला प्रश्न आप हमारा है, भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में है? यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, पूरा पाषाण काल का यह एक फेमस स्थल है। आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन में आपको मिलेगा भीमबेटका रॉक शेल्टर। अगला प्रश्न आप हमारा है, वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। अल्फाबेट की जो पेरेंट कंपनी है उसको हम कहते हैं गूगल, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, तो इसे आप मिस्टेक कर लीजिएगा। गूगल की जो पेरेंट कंपनी उसको हम कहते हैं अल्फाबेट, तथा इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एनडी जेसी वर्तमान में किसके सीईओ हैं? तो अमेजन के सीईओ हैं वर्तमान में एनडी जेसी। आपको बताना है जिम्बाब्वे की राजधानी वर्तमान में कौन सी है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। काबुल किसकी राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? तो आपकी पाकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न आप हमारा है, भूटान की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो भूटान की मुद्रा को हम कहते हैं हम नगुल्ट्रम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी हम किसे कहते हैं? तो जयपुर को। तो दोस्तों कल है आपकी एमटीएस की परीक्षा, उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज आपके लिए बन सकते हैं तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कल इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।